सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉजेटिव एजेंट की, कि मलेरिया किसकी वजह से होता है। तो कॉजेटिव एजेंट रहता है एक प्रोटोजोआ। ओके, एक प्रोटोजोआ रहता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? एक जीनस है। ठीक है, सो प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया। अब ये तो हमने बात करी कि प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया हो रहा है, लेकिन वो ह्यूमंस में कैसे आ रहा है? तो वो ह्यूमंस में आता है एक वेक्टर के थ्रू। एक वेक्टर जो कि एक मस्क्यूटो रहता है। ओके, सो एक मस्क्यूटो रहता है वेक्टर जिसका नाम है फीमेल एनाफिलिस। ठीक है, एनाफिलिस, उसमें भी कौन सा वेरिएंट? फीमेल वेरिएंट। सो वेक्टर इज फीमेल एनाफिलिस। ठीक है, जिसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम, जो कि क्या है? एक प्रोटोजोआ है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि जो एनाफिलिस मॉस्किटो है उसके भी दो वेरिएंट रहते हैं। एक अर्बन मलेरिया कॉज करने का वेक्टर अलग होता है, अलग एनाफिलिस होता है, और एक ट्राइबल एरियाज में जो मॉस्किटो रहता है वो अलग रहता है। सो अर्बन मलेरिया का जो मॉस्किटो रहता है वो रहता है एनाफिलिस स्टेफहैंसी। ओके, एनाफिलिस स्टेफहैंसी। और जो ट्राइबल मलेरिया का जो मॉस्किटो रहता है वो रहता है एनाफिलिस क्यूल्सीफेसिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मेन तो आपको ये याद रखना है कि एनाफिलिस मॉस्किटो के कारण हो रहा है, उसमें भी अर्बन मलेरिया कॉज करने का मॉस्किटो अलग रहता है जो कि है एनाफिलिस स्टेफहैंसी, और ट्राइबल मलेरिया कॉज करने का अलग मॉस्किटो रहता है जो कि है एनाफिलिस क्यूल्सीफेसिस। सो हमने ये समझा प्लाज्मोडियम के कारण हो रहा है, लेकिन प्लाज्मोडियम के भी एजेंट या फिर टाइप्स 4 होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के प्लाज्मोडियम मिलते हैं। सबसे पहला रहता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलता है। सबसे ज़्यादा कॉमन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज द कॉमनेस्ट। सेकेंड है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन होता है तो उन्हें ब्लैक वाटर फीवर भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेटल रहता है। डेथ रेट और इसकी जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसे हम डिटेल में समझेंगे आगे। नाउ थर्ड वन इज़ प्लाज्मोडियम मलेरी, जो कि ज़्यादा कॉमन नहीं होता है इंडिया में। एंड फोर्थ इज़ प्लाज्मोडियम ओवेल। ओके, सो अभी हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम की, ये प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ कौन कौन सी है। ठीक है, ये तो हमने बात करी थी कि जीनस है प्लाज्मोडियम और उसकी ये 4 स्पीशीज़ है, वाइवेक्स, फाल्सीपेरम, मलेरी एंड ओवेल। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। सारी स्पीशीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि सपोज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की स्पीशीज़ ह्यूमन के अंदर आई और उसने फर्स्ट सिम्टम शो किया, तो जब वो ह्यूमन के अंदर आई, उसने एंट्री ली और जब उसने फर्स्ट सिम्टम शो किया तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 9 से 14 डेज़ का। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का रहता है 8 से 17 डेज़ का, और प्लाज्मोडियम मलेरी का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 18 से 40 डेज़, एंड प्लाज्मोडियम ओवेल का रहता है 16 से 18 डेज़। ठीक है, तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसका इंक्यूबेशन पीरियड है या सबसे शॉर्टेस्ट किसका है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे होस्ट के बारे में कि कौन कौन से लोगों को प्लाज्मोडियम या मलेरिया का इन्फेक्शन होता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, सारी एजेस में, छोटों में, बड़ों में, सभी में देखने को मिलता है मलेरिया। ठीक है, उसमें भी न्यूबॉर्न जो है रेजिस्टेंस शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्स के बारे में कि मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है कि फीमेल को। तो याद रखना है आपको, जो मलेरिया है वो मेल्स को ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ज़्यादातर क्या होता है, मेल्स वगैरह एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन का काम करते हैं। बेसिकली ये आपको एक मस्क्यूटो के कारण हो रहा है। तो बाहर एग्रीकल्चर फील्ड में मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा होते हैं और फीमेल जनरली इंडोर्स में रहती है, तो उनको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। बाकी ये एक रीज़न माना गया है कि मेल्स को क्यों ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस की। तो जो सिकल सेल ट्रेट है या सिकल सेल डिजीज़ वाले जो पर्सन्स है, जिसमें जो बायकॉन्केव शेप की आरबीसी रहती है वो कैसी हो जाती है? सिकल शेप की हो जाती है। ठीक है,
इस प्रकार की आरबीसी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया में। तो इस केस में भी जो है रेजिस्टेंस शो होता है क्योंकि प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाता है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्रीकल्चर लैंड में जो एनाफिलिस है वो बेसिकली क्या वाटर ब्रीडिंग मॉस्किटो है। वाटर में ही ब्रीड करते हैं, वाटर में ही रिप्रोड्यूस करते हैं ज़्यादातर, तो उस जगह पर ज़्यादा होता है। इसलिए ऑक्यूपेशन में बात करें ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं उन्हें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो जो मलेरिया है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट के कारण होता है। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसका जो वेक्टर है ये एक मॉस्किटो है जो कि इन्फेक्टेड है, जिसकी सलाइवा में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। ठीक है, एंड सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कोई पर्सन है, ठीक है, अब उसको मलेरिया है, अब उसका जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ कोई दूसरे व्यक्ति में जो कि हेल्दी था। ठीक है, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें तो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज सर्कुलेट हो रही है, अब ट्रांसफ्यूजन करने में ये इंसान को भी ये स्प्रेड हो जाएगा। ओके, सो इस प्रकार से मलेरिया स्प्रेड होता है। इससे और डिटेल में समझने के लिए हमें पढ़ना होगी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक हेल्दी पर्सन है, अब इसको क्या हो रहा है, एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है, ठीक है, वो बाइट कर रहा है। सो ये क्या है आपका फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जिसके सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजोइड्स। तो ये मैं आपको समझाऊंगी आगे लाइफ साइकिल में। तो ये एक फॉर्म है प्लाज्मोडियम का। तो जैसे ये बाइट करता है ना, ये ह्यूमन की स्किन है सपोज, जैसे उसने बाइट करा तो ये ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर क्या स्पोरोजोइड्स आ गए। ठीक है, क्या आ गए, स्पोरोजोइड्स ब्लड स्ट्रीम में आपकी आ गए। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये स्पोरोजोइड्स कहाँ जाते हैं, लीवर में जाते हैं। ये जो पर्सन है इसके लीवर में चले गए। अब आप लोगों को पता है कि लीवर में क्या है, हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट है। हेपेटोसाइट्स क्या है, बेसिकली ये लीवर की पेरेन्काइमल सेल्स है। ठीक है, तो इसके अंदर स्पोरोजोइड्स था। अब जो स्पोरोजोइड्स है वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मीरोजोइड्स में। ठीक है, किस में हो जाते हैं, मीरोजोइड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये जो कन्वर्ट हो गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, साइजोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइजोइड बोलते हैं। और इसके अंदर क्या है, मीरोजोइड्स है। और मीरोजोइड्स क्या है, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई हुए हैं स्पोरोजोइड्स हेपेटोसाइट्स में और वो मीरोजोइड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो सेल है ये बर्स्ट हो जाती है और इसके अंदर के जो मीरोजोइड्स है वो कहाँ आ जाते हैं, ब्लड में आ जाता है। ये वापस कहाँ आ गए, ब्लड स्ट्रीम में आ गए। ठीक है, तो ये ब्लड स्ट्रीम में जब आ जाते हैं, इसके बाद ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है पूरी, इसके बाद जो ये मीरोजोइड्स थे ये इन्फेक्ट करते हैं आपकी आरबीसीज को। तो ये जो आपकी बायोकॉन्केव शेप की आरबीसीज है इनके अंदर आ जाते हैं मीरोजोइड्स। तो अब जो मीरोजोइड्स है वो आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ये डेवलप होते होते और जो आरबीसी है वो भी रप्चर हो जाती है और इसके अंदर के जो मीरोजोइड्स है ये सारे बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं। कभी कभी आरबीसी के अंदर एक रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर भी बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइड भी कहते हैं। अब जब बहुत बार एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है मीरोजोइड्स का तो वो फिर डेवलप हो जाते हैं मेल और फीमेल गैमेटोसाइट में। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट में। तो ये कहाँ, ये क्या है, ये सेक्सुअल साइकिल के थ्रू, पहले तो ये सेक्सुअल साइकिल हुई यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुई, सेक्सुअल साइकिल हुई। ठीक है, आरबीसीज में, और गैमेटोसाइट्स बने आपके मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स। ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब क्या होता है ना, ये जो ह्यूमन था ये उसकी स्किन सरफेस है। अब क्या होता है, एक दूसरा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आता है जो कि अनइन्फेक्टेड है। ये वाला इन्फेक्टेड था। अब ये मॉस्किटो ने क्या करा, बाइट करा। अब इसके जो गट में है क्या आ गए, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स आ गए। ठीक है, तो अब इसके गट के अंदर ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। मेल और फीमेल गैमेटोसाइट फ्यूज हो जाते हैं और क्या बन जाता है, oocyte बन जाता है, oocyst बन जाता है। ठीक है, अब ये जो oocyst रहता है इसके अंदर क्या रहता है,
इसके अंदर स्पोरोजोइट्स रहते हैं। जब ये इसकी सलाइवा में आ जाते हैं मॉस्किटो की, तो ये पूरा बर्स्ट हो जाता है और स्पोरोजोइट्स रिलीज हो जाते हैं। फिर अब ये क्या हो गया, ये इन्फेक्टेड हो गया, तो अब ये वापस से साइकिल ऐसी हो जाती है कि ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट कर रहा है और ये स्पोरोजोइट्स, इसके अंदर के स्पोरोजोइट्स इसके अंदर आ गए और वो डेवलप हुए स्टेजेस में मीरोजोइट्स बने। ठीक है, मीरोजोइट्स के बाद साइजोन बना, ब्लड स्ट्रीम में आया, आरबीसी को इन्फेक्ट करा। ठीक है, फिर बहुत बार एसेक्सुअल साइकिल हो गई, उसके बाद फिर सेक्सुअल साइकिल हुई आरबीसी में, जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बने। ठीक है, अब ये गैमेटोसाइट को फिर वापस से मॉस्किटो ने ले लिया, उसके सलाइवा में फिर दोनों जो गैमेटोसाइट थे वो फ्यूज़ हो गए, फ्यूज़ होके वो जाइगोट बने, जाइगोट बन के ऊसिस्ट, साइड्स ये बने। ठीक है, फिर उसके अंदर स्पोरोजोइट्स डेवलप हुए और वो बर्स्ट हो गया ऊसिस्ट और वो उसकी सलाइवा में आ गया और फिर वापस से उसने हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर दिया और उसको क्या हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, ये क्या हुई, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। आप सभी को पता है कि मलेरिया में फीवर आता है चिल्स के साथ। ठीक है, कपकपी होती है, तो वो इसलिए होता है कि जो आरबीसीज है ना, ये ब्रेक होती है। जब आरबीसी ब्रेक होती है तो एक मलेरिया पिगमेंट रहता है हीमोजोइन। ठीक है, हीमोजोइन रिलीज होता है ब्लड के अंदर, जिसके कारण कपकपी आती है, चिल्स आते हैं। ठीक है, तो आरबीसी ब्रेक होती है, उसके कारण ये होता है। और हमने बोला था कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो है वो बहुत ज़्यादा फेटल है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि उसमें ना आरबीसी बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होती है, उसमें आरबीसीज को बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रक्ट कर देता है। जो मीरोजोइड्स है, आरबीसी बहुत ज़्यादा रप्चर हो जाती है। तो अगर आरबीसी रप्चर हो जाएगी तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा, सो इसके कारण डेथ हो जाती है और हाई टेम्परेचर के कारण भी डेथ हो जाती है बहुत सारे केसेस में प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का इन्फेक्शन हुआ तो। चिल्स क्यों आते हैं, क्योंकि आरबीसी जब ब्रेक होती है, आरबीसी जब रप्चर होती है तो पिगमेंट रहता है हीमोजोइन, मलेरियल पिगमेंट है, वो रिलीज होता है ब्लड के अंदर, जिसके कारण चिल्स और हाई टेम्परेचर, हाई ग्रेड फीवर आता है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मलेरिया के क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। ओके, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेट स्टेज। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस में हम समझेंगे मलेरिया के क्लिनिकल फीचर्स। तो जो मलेरिया का ऑनसेट रहता है वो इंसीडियस होता है। ओके, स्लोली रहता है, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग होती है। ठीक है, राइगर्स आते हैं। ओके, कोल्ड स्किन, उसकी स्किन कोल्ड रहती है इस टाइम पर। ठीक है, और क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा फटीग लगता है, थकावट महसूस होती है पेशेंट को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वाले फेज में ऐसा होता है, कोल्ड स्टेज होती है। फिर आती है हॉट स्टेज, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है पेशेंट का, उसके साथ में उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन है वो भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो रेस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी टेकिपनिया हो जाता है, टेकिपनिया, रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है पेशेंट का, तो उसके कारण उसको हेडेक भी होता है पेशेंट को। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्स्टिंग हेडेक मिलता है। बर्स्टिंग यानी उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ फट रहा हो, जैसे इस प्रकार का हेडेक उसको महसूस होता है। और पूरी स्किन हॉट रहती है, तो उसे अपने क्लोथ्स रिमूव करने का मन करता है हॉट स्टेज में। इसके साथ में उसको चिल्स आते हैं। ठीक है, चिल्स यानी कपकपी होती है। ठीक है, चिल्स एंड राइगर्स होते हैं। मेन चीज़ मलेरिया की आपको याद रखनी है, चिल्स एंड राइगर्स के साथ फीवर आना। ठीक है, फीवर आता है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का फीवर रहता है, उसके साथ कपकपी भी महसूस होती है मलेरिया में। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्वेट स्टेज। तो स्वेट स्टेज मतलब क्या, पसीना आ रहा है तो पेशेंट को क्या आता है, पर्सपायरेशन होता है। पर्सपायरेशन होता है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है, तो कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है पेशेंट की। ठीक है, इसके साथ में जो मलेरिया का पेशेंट रहता है उसमें हमें ऑर्गेनोमेगेली मिलती है, जैसे कि हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली। ठीक है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है, लीवर इनलार्ज हो जा रहा है, हेपेटोमेगेली हो जा रही है, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है पूरा लीवर के अंदर ही आपने देखा था कि बहुत सारी स्टेजेस हो रही है, हेपेटोसाइट्स रप्चर हो रही है, तो इसमें क्या हो जाता है, लीवर की साइज बढ़ जाती है, हेपेटोमेगेली मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि वही हेपेटोमेगेली हो जाना, लीवर इनलार्ज हो जाना, स्प्लीन इनलार्ज हो जाना। ठीक है, अगर प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का इन्फेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा फेटल है, उसमें क्या हो जाता है, ब्लैक वाटर फीवर हो जाता है। ठीक है, ब्लैक वाटर फीवर हो जाता है, साथ में वो ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर देता है, तो इसके कारण क्या होता है,
सेरिब्रल जो वर्ड है आपका ब्रेन के लिए होता है, तो इसमें सेरिब्रल मलेरिया होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। तो ये बहुत ज़्यादा फेटल रहता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया के ट्रेट है, जो ऐसे पर्सन जिसे सिकल सेल एनीमिया है, उन्हें प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है। क्योंकि लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कैसी आरबीसीज चाहिए? बायकॉन्केव शेप आरबीसीज चाहिए, ओके, बायकॉन्केव शेप। तो डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपी में हम एक फिल्म बनाते हैं, थिक फिल्म बनती है जिसमें मलेरियल पैरासाइट विजिबल होते हैं, उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो थिक फिल्म बनाई जाती है, इसके साथ में एंटीबॉडीज़ टेस्ट करते हैं, जो मलेरियल पैरासाइट टेस्ट करते हैं, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाला टेस्ट, वो वाले टेस्ट होते हैं, तो उसके थ्रू डायग्नोसिस बनता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो मेनली क्विनिन्स दिया जाता है, ठीक है, क्विनिन्स, क्लोरोक्विनिन्स, ठीक है, आर्टिमेसिन थेरेपी, तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मलेरिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर प्राची एंड थैंक यू सो मच फॉर